हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत है। आज फिर हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, तो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले एक बार फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें तो ज़्यादा उनको अच्छी तरह से बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हम आगे आज शुरू करते हैं। एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है स्थानिक प्रजातियां, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्ड द डीप फॉरेस्ट। जैसे जैसे कि हम जो ग्रुप है वो उनका जो बच्चे घूमने गए थे उनका वो जो डीप फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के अंदर और ज़्यादा अंदर जैसे जैसे एंट्री करते हैं तो चिल्ड्रंस आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्वेरल। तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वेरल देख के सरप्राइज होते हैं। जैसे आपको भी सरप्राइज होता होगा ना, कुछ डिफरेंट देखते हो, तो इसी तरह से वो भी सरप्राइज हो गए वहाँ पे अंदर जैसे देखते हैं तो उसको। दिस स्क्वायरल हैज ए बिग फ्लफी टेल। तो उसकी जो कैसी टेल कैसी थी, बहुत बड़ी और फ्लफी टेल थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और वे उसको बारे में बहुत जानने के बारे में बहुत ही क्यूरियस थे यानी उत्सुक थे। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जाइंट स्क्वायरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। तो जो माधव जी जो है वहाँ पे उनके गाइड वो उन्हें बताते हैं कि ये जो है ये जाइंट स्क्वायरल के नाम से भी जाना जाता है और ये इस एरिया का जो है एंडेमिक है, मतलब इसका स्थानिक प्रजाति है, ये यहीं का वासी है, यहीं रहने वाला है, यहीं का रहता है ये पे। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरियाज। तो जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाए जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे कि वो अंदर ज़्यादा डीप गए ना, अदर डेंस फॉरेस्ट में काफ़ी अंदर गए तब जाके वो मिले उनको, तो वो हर जगह नहीं पाए जाते, ऐसी कुछ जगहों पे स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और वो नेचुरली हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। तो ये जो एंडेमिक जो या प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो स्पेसिफिक या तो किसी जोन में या किसी स्टेट में या किसी कंट्री में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। कुछ कुछ ऐसे जो एंडेमिक स्पीसीज होती है ना, किसी देश में ही पाई जाती हैं, हर किसी देश में नहीं पाई जाती हैं या किसी स्टेट में ही पाए जाते हैं। माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगोज एज टू एग्जाम्पल ऑफ। वो माधव जी जो है उनको साल और जो वाइल्ड मैंगोज का उन दोनों के एग्जाम्पल देता है। और जो जैसे कि पिक्चर में ये दिखाए गए हैं, जैसे कि 7.3 में इसमें वाइल्ड मैंगो है, ये वाला, ये जो है ये क्या है, वाइल्ड मैंगो। और दूसरा जो है तो इनका वो एग्जाम्पल दे करके ये एंडेमिक इनका बताते हैं कि ये एंडेमिक क्या बोलते हैं, एंडेमिक फ्लोरा है, यानी फूना और फ्लोरा हैं ये सब। तो ये पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसी में पाए जाते हैं ये। बिसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल जो कि डायग्राम दिखाया गया है, एंड फ्लाइंग स्क्वायर आर एंडेमिक फूना ऑफ दिस एरिया। तो ऐसे ही जो ये बिसन है और इंडियन जायंट स्क्वायरल है, ये भी उस एरिया की क्या है, फोना है, एंडेमिक फोना है, मतलब जो उसी स्थानिक प्रजातियाँ हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ देयर हैबिटाट, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their extents। तो जो प्रोफेसर अहमद है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि जो यहाँ की जो हैबिटाट है, उनके जीव जंतुओं के जो आवास हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और न्यू स्पीसीज हैं यानी जो नई प्रजातियाँ, नई जीव जंतु प्रजातियाँ वो इंट्रोडक्शन हो रहा है उनका, यानी आ रही हैं, वो भी उससे अफेक्ट हो रही हैं और नेचुरल हैबिटाट में उनके। और जो स्थानिक जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, मतलब जो स्थानिक प्रजातियां हैं वो भी वहाँ पे विलुप्त होती जा रही हैं, उनके आवास भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे जायंट स्क्वायरल जो इस पेड़ के ऊपर है। इस तरह से स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो स्पीसीज क्या होती है, कोई इस पर जाति क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो कि कैपेबल होती है इंटरब्रीडिंग के लिए। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन
reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species. Members of a species have common characteristics. तो इस तरह की जो कोई भी मतलब पॉपुलेशन या जीव जंतुओं का एक ग्रुप जिसका केवल एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी उनके एक ही तरह के कैरेक्टर्स हो, साथ में वो केवल अपनी जो स्पीसीज है उन्हीं के जो मेंबर होते हैं वो उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और किसी दूसरी स्पीसीज के साथ नहीं करते हैं. एक्टिविटी 7.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ देयर रीजन वेयर यू लिव. जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया के आपको क्या करना है, जो एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको फाइंड करना और उनकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं. जैसा कि एंडेमिक का मतलब स्थानिक प्रजातियाँ, वो मतलब केवल उसी एरिया में पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती. जैसे आपके जहाँ रहते हो तो आपके एरिया में ही पाई जाती हैं वो, और स्पेशली उस एरिया के लिए एंडेमिक हो. ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 7.7 में आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य हिंदी में इसको बोलते हैं. सून पहली सीन सीज ए बोर्ड विंद पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट. तो पहली जो है उसको वहाँ पे एक बोर्ड दिखाई देता है पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट लाइक रिजर्व forests, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions to wild animals. तो प्रोफेसर अहमद हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और सूटेबल लिविंग कंडीशंस यानी रहने के लिए उनको वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको रहने के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाती हैं ये सब. Madhavji further explains that the sanctuary are places where killing or capturing of animals is strictly prohibited. तो माधव जी जो गाइड हैं वो उनको फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो सेंचुरीज होती हैं वो ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर भी जीव जंतुओं को मारना, किलिंग करना और उनको पकड़ना, कैप्चर करना, ये सब प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी प्रतिषेध होती है, मनाही होती है. सम ऑफ द threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. ये सब जो एनिमल्स हैं आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो ये सब जो हैं उस सेंचुरीज में क्या किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं ऐसे ये सारे जीव जो हैं. इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक landscapes, broad level forests, mountains forest and bush land and deltas of big rivers. तो ये इंडियन जो सेंचुरीज हैं उनमें बहुत सारे यूनिक लैंडस्केप्स हैं, जैसे कि ब्रॉड लेवल्स फॉरेस्ट हैं, काफ़ी बड़े लेवल के जंगल हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, जो पहाड़ियों के ऊपर जो फॉरेस्ट हैं वो हैं, बुश लैंड्स हैं, और डेल्टा जो बिग रिवर जो बड़ी नदियाँ हैं उनके डेल्टाज हैं, ये सब हैं. इट इज़ ए पिटी दैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. तो इस तरह से आप देखते हो कि जो फॉरेस्ट हैं वो सेफ़ नहीं है, सभी जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं उनमें, जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, मतलब वहाँ से उनके पेड़ पौधे काटते रहते हैं, या जो जीव जंतु हैं उनका शिकार करते रहते हैं, मारते रहते हैं. तो ये काफ़ी मतलब इनको जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. तो बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी जो विजिट की जू की थी उसको रिमाइंड किया. दे रिकॉल दैट जू आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव्ड प्रोटेक्शन. तो उन्होंने जैसे पहले जू की विजिट की होगी तो उसके बारे में रिकॉल करते हैं कि जो जू है वहाँ भी ऐसा प्लेस है वो भी जहाँ पे भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा ना बच्चों, जो जू होते हैं उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वो भी एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ही बने होते हैं. बूझो करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो बूझो कहता है कि जो जू है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनमें क्या डिफरेंस होता है. एक्टिविटी है 7.7 विजिट ए नियर बाई जू. आपको अपने जो नियर बाई जू है ना उसकी विजिट करनी है. ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड
टू द एनिमल्स, और आपको वहाँ पे जो एनिमल्स को जो कंडीशंस हैं उनको प्रोवाइड की गई हैं उनको ऑब्जर्व करना है। वर दे सूटेबल फॉर द एनिमल्स, तो वो क्या जो है वो क्या सूटेबल है उन एनिमल्स के लिए। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स, और जो एनिमल्स रहते हैं उन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटाट्स, जो नेचुरल का मतलब जो जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं, सेंचुरीज होती है उनमें, और जो जू है उनमें जो उनकी नेचुरल हैबिटाट में जो डिफरेंस है उसके बारे में। इन योर ओपिनियन, जैसे कि आपकी मतलब राय में, ओपिनियन मतलब आपकी राय में, विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन द जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो आपकी क्या राय है कि जो एनिमल है वो जू में ज़्यादा कंफर्टेबल है कि नेचुरल हैबिटाट में। तो नो डाउट आप भी जानते हो कि जो नेचुरल हैबिटाट होता है उसमें हर कोई खुश होता है, जैसे कि आप अपने घर में ज़्यादा खुश रहते हो ना, इसी तरह से। और अगर आपको कहीं दूसरी जगह ले जा करके रख दिया जाए तो आप इतने खुश नहीं रहते हो ना, तो अपने नेचुरल हैबिटाट में ज़्यादा वो हैप्पी रहते हैं। अब हम देख रहे हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनोदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, तो उन्होंने बच्चों ने रोड साइड पे एक बोर्ड देखा, दूसरा बोर्ड देखा जिस पे क्या लिखा होता, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर, अब बच्चे जो हैं वहाँ जाने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि वो उसको नेशनल पार्क को देखना चाहते हैं। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स, तो जो माधव जी हैं उनके गाइड वो उन्हें बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं ये काफ़ी लार्ज यानी बड़े हैं और बहुत बड़े तरीके से ये जो वहाँ की जितनी भी इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा फूना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, तो वे जो हैं उनको प्रिजर्व करते हैं, मतलब संरक्षित करते हैं किसको, फ्लोरा फूना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, तो वहाँ पे जो भी ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स हैं या लैंडस्केप है जो वहाँ की भूमि है, फूना फ्लोरा है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन ऑफ इंडिया, सतपुरा नेशनल पार्क जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, तो ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन आया आपके तो वो इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो कौन सा होगा, सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और जो फाइनेस्ट टीक होती है, इंडियन जो टीक है वो भी इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क, जो रॉक सेल्स हैं, शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स मतलब जो चट्टानों में आवास हैं जीव जंतुओं के, वो भी इस सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंसेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स, जो मनुष्य है उसके प्री हिस्टोरिक एविडेंस हैं वहाँ मतलब पाए जाने के, तो उसके भी ये लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के इन जंगल्स में ये मिलते हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रीमिटिव पीपल्स, तो ये हमें जो प्रीमिटिव लोग थे, जो आदि मानव थे, उनकी लाइफ के बारे में भी कुछ आइडियाज़ देते हैं। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, और जो रॉक पेंटिंग है यानी जो रॉक्स हैं, चट्टानें, उनके ऊपर जो पेंटिंग की है वो भी इन शेल्टर्स में पाई जाती है। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये पंचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें टोटल 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग्स, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स, तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है ना वहाँ पे, उनमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है उन फिगर्स में, जैसे कि एनिमल्स और मैंस की जो फाइटिंग है, उनमें जो लड़ाई है, हंटिंग है यानी शिकार करना, डांसिंग है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए, ये सब उनकी पेंटिंग्स में है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, और जो कई तरह के बहुत सारे ट्राइब्स हैं यानी बहुत सारी जनजातियाँ वो अभी भी उन एरियाज़ में रहती हैं यानी लिविंग करते हैं, उनमें रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व, तो जैसे और आगे बच्चे जाते हैं तो वो एक आगे बोर्ड और देखते हैं, तो वो बोर्ड देखते हैं वो क्या था, सतपुरा टाइगर रिजर्व का।
रिटर्न ऑन इट, उसके ऊपर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ था, तो बच्चों ने देखा। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। तो माधव जी जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने देश में ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। तो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वाज द एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर्स पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो ये सब जो है प्रोजेक्ट टाइगर, ये मतलब ये सब एंश्योर करने के लिए, जो टाइगर्स हैं उनको सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए, कि उनकी पॉपुलेशन माउंटेन देश में करने के लिए ये किया गया है। तो जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, टाइगर का, वाइल्ड बफेलोज का, बारासिंगा का। अब बूजो कह रहा है कि आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो क्या जो टाइगर्स हैं अभी भी इस फॉरेस्ट में हैं? आई होप दैट आई कैन सी टाइगर। तो उसे आशा है कि हम क्या एक जो है टाइगर है उसको देख सकते हैं। अब जैसा कि आपने ऊपर डायग्राम में देखा था, टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम ओवर फॉरेस्ट। तो ये जो बहुत सी स्पीसीज हैं उनमें से टाइगर भी क्या धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं हमारे जंगलों से। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट a significant increase in the population of tigers has been seen here। तो जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो एक यूनिक सेंस है वहाँ पे, जो टाइगर रिजर्व में से, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो बढ़ती जा रही है, मतलब कम नहीं हो रही है। तो एक यूनिक फीचर है ये इसका। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लोइंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो एक टाइम ऐसा भी था जब वहाँ पर पे एनिमल्स जैसे बहुत सारे कि लोइंस हैं, एलिफेंट्स हैं, वाइल्ड बफेलोज हैं, बारासिंगा हैं, ये सब भी वहाँ पर पाए जाते थे सतपुड़ा नेशनल पार्क में। एनिमल्स वूज नंबर्स आर डिसमिसिंग टू द लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्ट आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो इस तरह के जो हैं एनिमल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी जो खतरे में हैं, जो जिनको विलुप्त होने का खतरा हो रहा है, नष्ट होने का खतरा है, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द dinosaurs which becomes extinct a long time ago. Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitats। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको सर्वाइवल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब उनको नष्ट किया जा रहा है, या उनको लोग जो हैं काफ़ी नष्ट कर चुके हैं। पहली कह रही कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग द एक्सटिंक्शन। तो ये कह रहे हैं कि क्या जो बड़े एनिमल्स हैं वो ही मतलब जो एक्सटिंक्शन है, यानी जो विलुप्ति का खतरा है, वो झेल रहे हैं या देख रहे हैं, बाकी या छोटे भी देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। तो माधव जी उनको बताते हैं कि जो पहली को कि जो छोटे एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा डेंजर होते जा रहे हैं कि इनके विलुप्त होने के लिए, कि जो बिगर एनिमल्स हैं उनके। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स फॉर फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बेट्स एंड ओवल्स ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। कि एक टाइम था जब कि लोग हैं ना, हम सब उनको जो स्नैक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड हैं, बेट्स हैं, चमगादड़ हैं, ओवल्स यानी उल्लू हैं, उनको बिना सोचे समझे तरीके से, हम बिना उनके इम्पोर्टेंस को समझे ही उनको मार रहे थे। तो ये इकोसिस्टम के लिए इनकी हम जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझ रहे थे। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्वेज। और इनको मारना मतलब अपने आप को हार्मफुल या नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो ये इनको मार करके हम अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वे साइज में क्या है कि जीव जंतु छोटे हैं, ज़रूर हैं, लेकिन इनका इकोसिस्टम में क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द फूड चेन्स एंड फूड वेव्स अबाउट विच यू लर्नड इन क्लास 7th। जैसे कि आपने क्लास 7th में फूड चेन के बारे में पढ़ा था ना, कि सबसे पहले ग्रास होती है, फिर उसके बाद में
जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो उसको खाते हैं, फिर उसके बाद में उसको बड़े जीव खाते हैं, फिर उनके बाद में और जो बड़े जीव होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से वो एक चेन थी, फूड चेन थी। तो अगर हम इन जीव जंतुओं को मार देंगे तो वो फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टाज एट्सेट्रा। तो जो इकोसिस्टम होता है वो इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। किन किन से? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जो इस एरियाज में पाए जाते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे क्लाइमेट, सोइल, रिवर, डेल्टा, ये सब मिलकर के इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। बूजो जो है, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आश्चर्यचकित होता है कि वहाँ पे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका कोई रिकॉर्ड है भी होता है क्या। तो एक होती है रेड डेटा बुक। तो ये रेड डेटा बुक क्या होती है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रंस। जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं रेड डेटा बुक के बारे में। ही टेल्स देम दैट द रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीसी एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो प्रोफेसर हैं वो उनको रेड डाटा बुक के सोर्स के बारे में बताते हैं कि ये जो बुक्स है ये सभी जो जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना उनको रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन से एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स है। तो उसका रिकॉर्ड उसमें रेड डाटा बुक में पाया जाता है। देर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स और प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। तो इनके लिए क्या होती है कि डिफरेंट रेड डेटा बुक्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और अदर स्पीसीज जो हैं उनके लिए, सबके लिए। तो फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डेटा बुक यू कैन लॉग इन, जो ये वेबसाइट दे रखी है उस पर लॉग इन करके भी आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो रेड डेटा बुक के बारे में। तो बेसिकली रेड डेटा बुक होती क्या है? जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना उनके बारे में उसकी एंट्री होती है, कौन कौन सी स्पीसीज, कौन कौन सा एनिमल या प्लांट्स जो है एंडेंजर्ड हैं, तो उनकी वो लिस्ट होती है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब प्रवासन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। द एक्सरसेंस पार्टी देम एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी। तो वो पार्टी जो है, बच्चों का जो ग्रुप है वो फॉरेस्ट के अंदर और अंदर जाते हैं। तो दे सिट नियर द तावा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो वे तावा रिजर्वर के पास में कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए रुक जाते हैं, जैसे कि आप भी थक जाते हो ना घूमते घूमते, तो ऐसे ही वो भी कुछ आराम करने के लिए रुक जाते हैं वहाँ पे। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो पहली क्या, वहाँ पे कुछ रिवर्स है उसके पास में, बर्ड्स को देखती है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रंस दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माधव जी उनको बताते हैं कि ये सब क्या हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। यानी माइग्रेटरी मतलब ये प्रवासी पक्षी हैं जो दूसरी जगह से यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो स्पेसिफिक जो एनवायरमेंट, मौसम होता है, कभी कभी जैसे कुछ पक्षी सर्दियों में आते हैं, कुछ गर्मियों में आते हैं, तो कुछ दूसरे स्टेट से आते हैं, तो कुछ अलग अदर कंट्रीज से आते हैं, तो वो क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो पक्षी हैं वो बताते हैं कि अदर वर्ल्ड के अदर पार्ट्स यानी दुनिया के अदर पार्ट्स से यहाँ पे आए हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये पर्टिकुलर टाइम में आते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंज होता है ना उसकी वजह से। क्योंकि जब मान लो कि जो कोई बर्ड है वो ठंडी जगह पे रहता है, अगर वहाँ गर्मी पड़ने लग जाती है तो वो फिर ठंडी जगह पे माइग्रेट कर जाता है। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो ये क्या करते हैं कि वो इसलिए फ्लाइंग कर जाते हैं कि वो जो एग्स होते हैं उनके, तो वेदर जो वहाँ का होता है उसको स्वीट नहीं करता, या बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनको वहाँ पे उसकी जो हॉस्पिटलिटी यानी उनका रख रखाव करने में, जो अपने अंडे हैं उनमें उनको समस्या होती है, तो इसलिए माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स एज फेयरली लर्न इन क्लास 7। तो जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा क्लास 7 में कि जो काफ़ी लंबी डिस्टेंस से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पक्षी जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। पहली क्या करेगी, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैड नो वुड। तो ये कह रहे कि अगर वुड नहीं होगी, लकड़ी नहीं होगी तो क्या हो सकता है। इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव, तो उसका क्या कोई अल्टरनेटिव, वुड का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स
वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये कहती है कि हम जानते हैं कि जो पेपर है वो भी एक फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है जिसको हम फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। आई वंडर शेल्टर देर आर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर पेपर। तो जो उसको आश्चर्य होता है कि जो पेपर जो है उसके कोई अल्टरनेटिव जी अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर इसको काटते रहेंगे ऐसे ही तो जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते जाएंगे। रिसाइकल ऑफ पेपर्स का रिसाइकल। प्रोफेसर अहमद ड्रान द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस टू अनदर कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर जो हैं बच्चों को दूसरे कारण पे भी, कॉज पे भी डिफॉरेस्टेशन के अटेंशन दिलवाना चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन और किस कारण से भी हो रहा है। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो वो उनको बताते हैं कि 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज को काटना पड़ता है। देयर फॉर वी शुड सेव पेपर। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। तो प्रोफेसर अहमद हैं जो उनको बताते हैं कि जो पेपर होता है उसको 5 to 7 टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। तो अगर हर बच्चा रोज़ 1 sheet भी अगर पेपर की बचाता है तो आप सोच सकते हो कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कितने बच्चे कितनी सीट बचाएंगे। तो हम बहुत सारे इस तरह से हर साल ट्रीज को बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। और हम इनको जो है सेव कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। जो पेपर यूज़ किया हो उसको दोबारा यूज करके एंड इसको रिसाइकिल करके फिर दोबारा से इसको पेपर बना सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स। और ये केवल हम ट्रीज को ही नहीं बचा रहे हैं, साथ में हम जो है एनर्जी और वाटर को भी बचा रहे हैं, जो कि इसकी पेपर को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज में होते हैं, काम में आते हैं। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। और जो पेपर बनाने में जो केमिकल्स का यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स का, तो उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। गुजो को रहा है कि इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो क्या डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है कोई? तो अब है रिफॉरेस्टेशन। पहले डिफॉरेस्टेशन था, अब रिफॉरेस्ट का मतलब वनीकरण यानी पेड़ लगाना और फॉरेस्ट को बढ़ाना। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद उनको सजेस्ट करते हैं और आंसर देते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वही रिफॉरेस्टेशन के द्वारा हो सकता है। Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees। तो नए पेड़ लगा करके हम जो या destroyed forest जो destroy हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनमें नए प्लांट लगा करके उनको हम रिस्टोर कर सकते हैं। The plants trees should generally be of the same species which were found in that forest। तो जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो जनरली क्या होता है कि सेम स्पीसीज के ही वहाँ पे किसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कम से कम जो मैनी ट्रीज हैं उनमें से कुछ को काटना चाहिए। तो उनमें से ही कुछ काटना चाहिए, जो कम है उनको नहीं काटना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। और जो रिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली भी होता रहता है, मतलब नेचुरली भी पेड़ पौधे जो अपने आप उगते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टेब्लिश इटसेल्फ। तो अगर जो फॉरेस्ट है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अनडिस्टर्ब्ड एरिया रहेगा, तो वहाँ अपने आप पेड़ उगते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशंस देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है वहाँ पे ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है, वो अपने आप ही उगते रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ अगर डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो वी हैव ऑलरेडी मेड ए ट्रीमेंडस डैमेज टू द और फॉरेस्ट। तो हमने जो है अपने ऑलरेडी हम हमारे जो जंगल हैं उनका, काफ़ी फॉरेस्ट है उनका नुकसान कर चुके हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन और ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशंस प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। और अगर हमें ग्रीन ट्रीज या ग्रीन जो वेल्थ है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी उनके लिए बचाना है तो हमें क्या करना होगा, और ज़्यादा ट्रीज को लगाना होगा, प्लांटेशन करना होगा। प्रोफेसर अहमद टोल्ड them that in India
वी हैव द फॉरेस्ट यानी कंजर्वेशन एक्ट. दिस एक्ट इज एम्ड एज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल forests meeting the basic needs of the people living in or near the forest. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना दिया है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए. आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क चिल्ड्रंस टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट. और कुछ रेस्ट लेने के लिए जो गाइड है माधव जी, उन्होंने बच्चों से कहा कि अब हमें वापस से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब रुकने की हम रुक नहीं सकते, वहाँ पे रुकने की एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि सनसेट जैसे हो जाता है, शाम हो जाती है, इवनिंग में सनसेट हो जाता है, तो जंगल को खाली करना होता है. हम जो फॉरेस्ट में नहीं रुक सकते रात को. ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्सटिंक्ट एक्सपीरियंस. तो जब हम बच्चे वापस लौटते हैं तो प्रोफेसर अहमद और बच्चे जो हैं, जो गाइड है माधव जी, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बारे में इतनी जानकारी उनको प्रोवाइड करवाई. तो ये बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. आपके समझ में आया होगा कि प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में और इन सब के बारे में. तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब